औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज के पढ़ाते हैं सेकंड ईयर। हमारा फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज में आपके पास बस फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिसीव्स नेगेटिव यूज़र रिव्यूज़ ड्यू टू बीइंग डिफ़िकल्ट टू यूज़। एक आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसमें नेगेटिव यूज़र रिव्यूज़ आते हैं और वो नेगेटिव रिव्यू क्या है कि यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है उससे। तो कौन सी जो इसमें फैक्टर है इज़ लीस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल होगा, आपने ये बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास इन एफिशिएंसी ऑप्शंस हैं, इन इफेक्टिवनेस, हाई सेटिस्फैक्शन एंड हाई कम्प्लेक्सिटी। तो हाई सेटिस्फैक्शन फैक्टर जो है वो आपका लीस्ट है, इसमें ऑप्शन आपके पास जो है वो हाई सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फैक्टर जो है वो कम है, तो हाई सेटिस्फैक्शन कम। A web form alerts the user when an email address is entered incorrectly before submission. Which usability principle does this best represent? तो आपने बताना है वेब फॉर्म एक अलर्ट जनरेट करता है कि यूज़र के लिए अलर्ट देता है कि जब ईमेल जो है ईमेल एड्रेस एंटर किया जाए इनकरेक्टली सबमिशन से पहले, तो अलर्ट जनरेट कर देता है यूज़र के लिए। ठीक है, तो कौन सा यूज़ेबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे लागू होता है, ये आपने बताना है। तो यूज़र सेटिस्फेक्शन है, एरर प्रिवेंशन है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे एरर प्रिवेंशन आपके पास ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व यूजर्स इमोशनल रिएक्शन एंड गैदर verbal background feedback while they perform tasks, which usability testing method would be most suitable? तो कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप चाहते हो कि यूज़र इमोशनल रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व हों और आप फीडबैक भी गैदर करना चाहते हो परफॉर्मेंस टास्क के दौरान। तो इसमें मॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग होगा, AB टेस्टिंग होगा, अनमॉडरेटेड होगा, या फिर रिमोट यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। आपने ये इसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपने पढ़ा था कि जो फीडबैक साथ साथ ही दी जाती है, जब रिकॉर्ड साथ साथ ही किया जाता है जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो मॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग में होता है। ठीक है, विच प्रैक्टिस बेस्ट स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी इन हॉस्पिटल्स पेशेंट रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड में कौन सी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर ensuring the system is always online, allowing other only authorized doctor to access patient data, letting patient edit their own files freely, encrypting data for public access। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? allowing only, यानी कि जस्ट ऑथराइज जो डॉक्टर्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट्स का डाटा। ठीक है, आप यूज़र रिसीव्स अ सीमली लेजिटिमेट ईमेल फ्रॉम देयर बैंक रिक्वेस्टिंग लॉगिन डिटेल्स। आपके पास यूज़र रिसीव करना चाह रहे एक ईमेल बैंक से, ठीक है, लॉगिंग डिटेल। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये आपने बताना है, फिशिंग की, मालवेयर की, स्पाईवेयर की, या स्पूफिंग की। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाता है? फिशिंग। हमने पढ़ा था कि ये फिशिंग में होता है। ठीक है, एग्जांपल बनती है, द कंपनी वांट्स टू प्रोटेक्ट क्लाइंट डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। पे ट्रांसमिशन और यूज़ के दौरान कंपनी जो है वो क्लाइंट का डाटा प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई किया जाएगा? तो आपने इनमें से बताना है, फायरवॉल है, एनक्रिप्शन है, एक्सेस कंट्रोल है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बी जो है वो एनक्रिप्शन ठीक होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HCI? HCI का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो HCI का मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, सिस्टम परफॉर्मेंस होगा, यूज़र इंटरेक्शन होगा, सिस्टम कम्प्लेक्सिटी होगा, या हार्डवेयर कॉस्ट होगा। तो इसमें से आपके पास ऑप्शन कौन सा आता है? यूज़र इंट्रैक्शन के HCI जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन नाम से ज़ाहिर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ की एलिमेंट ऑफ HCI? की एलिमेंट कौन सा नहीं है? यूज़र्स, टास्क, बजट, या इंटरफेस। तो बजट इसमें जो है वो नहीं आता। ठीक है, जो हमने 4 की एलिमेंट्स पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी इन HCI? एक्सेसिबिलिटी इन HCI में
कौन से जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इश्यूज, कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं वो हमने यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आर स्लो load times, inadequate error messages, lack of alternative text of format, complicated authentication process। तो आपके पास इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। Which of the following involves placing the end user at the core of design process in SCI, which कौन सा मेथड जो है वो एंड यूजर्स प्लेस करेंगे यहाँ पे, अगर SCI जो प्रोसेस है डिज़ाइन प्रोसेस में हम को देखें तो जो आपने ऊपर प्रिंसिपल्स पढ़े थे इसके, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, यूसीडी है, एरर प्रिवेंशन है, या सिंप्लीफाइंग यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपके पास यूसीडी आ जाएगा कि यूज़र सेंटर्ड जो है वो डिज़ाइन हमने करना होता है। एंड यूज़र को देखते हुए जो कौन सा इसमें से जो है वो इन्वॉल्व होगा कि एंड यूज़र को जब हम प्लेस करेंगे एट द कोर डिज़ाइनिंग प्रोसेस में मेन अगर हम रखेंगे एंड यूज़र को, तो यूसीडी इसमें ऑप्शन आपके पास ठीक हो जाएगा। What does the term interface refer in HCI? Options are the physical device, point where user interacts with the system, the software programming language and the hardware configurations। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, पॉइंट वेयर यूज़र इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम, यानी कि जो टर्म इंटरफेस है वो HCI में किसको रेफर कर रही है कि ऐसा पॉइंट क्या है जहाँ पे यूज़र और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। What is the multiple factor MFA often seen as a trade-off between security and usability? इसमें ऑप्शंस क्या हैं कि it's expensive to implement, it improves system speed, it increases security but can slow down user access, it reduce the need for encryption। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या बनता है, सी। कैसे कि MFA हमने पढ़ा था कि ट्रेड ऑफ में सिक्योरिटी और यूजिबिलिटी फंक्शंस में कि वो इंक्रीज करता है सिक्योरिटी को लेकिन स्लो डाउन कर देता है यूज़र के एक्सेस को। विच इशू इज कॉज्ड बाय एनक्रिप्शन, प्रोसेसिंग स्पीड, डाटा एक्सेस, की मैनेजमेंट, इंटरफेस। कौन सा जो एनक्रिप्शन इशू कॉज होता है ये वो आपने बताना है। तो यहाँ पे की मैनेजमेंट, एनक्रिप्शन में की होती है ना, की को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम कोई की लगाते हैं, तो की मैनेजमेंट आ जाएगा। हाउ कैन ऑटो सेव इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी एफिशिएंसी, रिकवरी ऑटो इम्प्रूव करती है साइबर सिक्योरिटी एफिशिएंसी को, एनक्रिप्शन, कम्प्लेक्सिटी या मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए मीन्स रिकवरी। विच एथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंसी इन डाटा यूज, ट्रांसपेरेंसी डाटा कि जो डाटा यूज़ में ट्रांसपेरेंसी है उसको एथिकल कंसिडरेशन कौन से इसमें से होंगे, एफिशिएंसी, कॉस्ट, प्राइवेसी या एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास प्राइवेसी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, प्राइवेसी का हमें ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट आपके पास जी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। What are the key components of usability in HCI? तो ये सारे हमने तकरीबन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक से रिलेटेड बुक में ही इसके आंसर दिए हुए हैं, वहीं से आप कर सकते हैं। ये है ना आपके पास की कंपोनेंट्स ऑफ यूजेबिलिटी इन HCI, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इनके नेम्स जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। लर्नेबिलिटी है, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर हैंडलिंग एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा और इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो हम एक्सप्लेन कर दें। कंपोनेंट्स ऑफ यूजेबिलिटी इन HCI, लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, एफिशिएंसी, एरर हैंडलिंग एंड सेटिस्फैक्शन। तो लर्नेबिलिटी का भी थोड़ा सा हमने बता दिया कि ये क्या होता है, हाउ इजीली यूज़र कैन लर्न टू यूज़ द सिस्टम, ठीक है। एफिशिएंसी, हाउ क्विकली यूज़र कैन परफॉर्म टास्क वंस दे हैव लर्न द सिस्टम, जब लर्न कर लेता है तो कितनी जल्दी वो इसको पिक करता है, कितनी जल्दी जो है वो टास्क अपना परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो था कि कितनी जल्दी जो है वो लर्न करता है, ठीक है। और सेकेंडली अगर लर्न कर लिया तो उसके बाद कितनी जल्दी जो है वो अपने टास्क परफॉर्म कर लेता है। मेमोरेबिलिटी के उसे याद एक बार लर्न कर लिया तो उसके बाद अरसे बाद अगर वो कभी यूज़ करता है वो सिस्टम या वो चीज़ वो काम दोबारा बहुत अरसे बात करता है तो उसको
ये स्टेप्स कितनी जो है वो याद रहते हैं, ठीक है, दोबारा लर्न तो नहीं करना पड़ता। एरर हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हाउ वेल द सिस्टम प्रिवेंट्स एरर्स एंड सपोर्ट्स यूजर इन रिकवरिंग फ्रॉम एरर्स। एरर से रिकवर करने में कितनी हेल्प करता है, और अव्वल तो एरर से प्रिवेंशन सिस्टम कितने प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका भी मैंने एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। सेटिस्फेक्शन है नेक्स्ट आपके पास के जो हाउ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइड यूज़र फील ड्यूरिंग यूजेज ऑफ सिस्टम के दौरान कितनी सेटिस्फेक्शन उसे मिलती है या कंफर्टेबली वो सिस्टम को यूज़ कर पाता है, ठीक है। लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब फोर की एलिमेंट्स ऑफ HCI। तो ये है ना आपके पास एलिमेंट्स ऑफ HCI, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स हैं यूज़र, टास्क, इंटरफेस एंड एनवायरनमेंट, ये आपने नाम लिख लेने हैं और इसी के साथ इसका एक लाइन में जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने इसी तरह से एक्सप्लेन कर लेना है। द पर्सन हु इंटरेक्ट विद दिस कंप्यूटर सिस्टम कंसिडरिंग देयर नीड्स, गोल्स एंड बिहेवियर, ये यूज़र हो जाएगा, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेन आपको मैं कर चुकी हूँ। टास्क, द एक्टिविटीज़ एंड गोल्स द यूज़र वांट टू कंप्लीट यूजिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए टास्क या एक्टिविटीज़ जो कंप्लीट करनी होती हैं यूज़र ने, वो आ जाता है इसके कंपोनेंट में, इसके एलिमेंट्स में। और पर्सन, ज़ाहिर सी बात है, जो सिस्टम जो भी बनाया जाता है वो यूज़र्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है, यूज़ करने वालों के लिए। तो यूज़र इसमें मेन जो है वो कंपोनेंट है इसका। और इंटरफेस अभी हमने बात की, जब ऑब्जेक्टिव की बात की तो पार्ट ऑफ सिस्टम थ्रू विच यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट या कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एनवायरनमेंट, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनमें रहते हुए इंटरेक्शन किस तरह से टेक प्लेस होती है यूज़र और सिस्टम के दरमियान, कि उस एनवायरनमेंट किस जो सिस्टम बनाया गया वो उस एनवायरनमेंट में अप्लीकेबल है भी है या नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस आपने बताना है मॉडरेटेड एंड अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। तो इसके डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले मॉडरेटेड जो यूजेबिलिटी है वो उसमें चाहिए होता है फैसिलिटेटर या मॉडरेटर, ठीक है, गाइडर चाहिए होता है। और जो अनमॉडरेटेड है उसमें गाइडर की ज़रूरत नहीं होती है। और रियल टाइम इंट्रैक्शन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रही होती है, मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा होता है एट दैट टाइम। और अनमॉडरेटेड में जो है वो उस टाइम पे नहीं जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा, लाइव ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता, पार्टिसिपेंट जो है वो अपना टास्क इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो गाइड और ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, इसमें जो इंक्लूड आई थिंक अलाउड प्रोटोकॉल्स एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चनिंग भी होगी। इसमें जो है वो रिमोटली प्री रिकॉर्डेड टास्क होते हैं और उसके बाद किया जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अनमॉडरेटेड में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। और इन मॉडरेटेड टेस्टिंग जो होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड लेस कॉस्ट होती है, ठीक है, कंडक्ट किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से, और ये कॉस्ट भी इसकी कम होती है। जबकि अनमॉडरेटेड की कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, और एफिशिएंट होती है। लास्ट में एग्जांपल की बात करें तो टेस्टिंग ऑन जूम विद टीचर वाचिंग, टेस्टिंग जो जूम पे हो रही होती है वो आ जाएगी। और एग्जांपल ऑनलाइन टेस्ट वेयर यूज़र रिकॉर्ड द स्क्रीन, यूज़र जो है वो जहाँ पे स्क्रीन कर रहे हैं वो आप रिकॉर्ड करें स्क्रीन को, वो अनमॉडरेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो टीचर देख रहा है, टेस्ट ले रहा है फॉर एग्जांपल जूम पे, और साथ में टीचर देख भी रहा है। आजकल जो ऑनलाइन टेस्टिंग हो रही है तो ऑनलाइन जो टीचिंग होती है उसमें यही होता है ना कि अगर टेस्ट लेना होता है तो टीचर जो है वो जूम पे ऑनलाइन क्लास लेता है और उसी दौरान उसे सामने बिठा के जो है वो कहता है कि आप टेस्ट दो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से उसको अटेंटिव रखा जाता है और उसको निगरानी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एग्जाम्पल दोनों की। होप सो इसका भी आपको समझ आ गया। व्हाट डज एरर हैंडलिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसए, ये तो अभी हमने पढ़ा था एसए के कॉन्टेक्स्ट में एरर हैंडलिंग क्या होती है, तो बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। एरर हैंडलिंग ऐसे मीन्स हाउ अ सिस्टम हेल्प्स यूजर व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, इट इंक्लूड्स। अब यहाँ पे आपके पास एरर हैंडलिंग, एक तो प्रिवेंट किया जाए यूज़र को कि अक्कर ही ना हो एरर,
ठीक है। और अगर एरर अकर हो जाता है तो उसको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करे यूज़र की, ठीक है। प्रिवेंट एरर फ्रॉम अकरिंग, आइडेंटिफाई एरर्स व्हेन दे अकर, इन्फॉर्म यूज़र अबाउट एरर्स क्लियरली एंड कंसाइसली एंड हेल्प यूज़र टू रिकवर इट। और इसको रिकवर कैसे करना है वो भी क्लियरिफाई करे और क्लियरली मेंशन करे कि ये एरर आ गया है। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो अपना डॉक्यूमेंट कोई सेव करे बगैर ही प्रेस कर देता है क्रॉस पे, ठीक है। तो जैसा कि ये पावर पॉइंट मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं सेव करे बगैर ही क्रॉस पे कर देती हूँ तो वो आपको क्या दे देगा, एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको लिखा हुआ होता है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, या आप इसके बगैर ही जो है वो बंद कर देना चाहते हैं, एग्जिट बिफोर एग्जिट से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, ये जैसा कि आपके पास आता है वांट टू चेंज योर, वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट का आपका नाम है तो आप यस, सेव, डोंट सेव या कैंसिल, इस तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये या तो आपके पास ऑप्शन आ जाते तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिस्टम जो है वो हमें ये ऑप्शन देता है और अगर चेंजेस जो है वो अकर हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिकवरी का ऑप्शन भी देते हैं। द सिस्टम शुड टेल यू वर्ड टू करेक्ट एंड प्रॉम्प्ट द मैसेज डू यू वांट टू सेव चेंजिंग, यानी कि उसको मैसेज भी पता है, एक तो विदाउट सेविंग ऑप्शन ही ना दे, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा उसको क्लियर भी करे कि क्या मसला क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये उसने बता दिया कि इसको रिकवर कैसे करोगे, यस और नो ऑप्शन आपके पास, या सेव करना है या नहीं करना है, ये सेव और डोंट सेव उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक। व्हाट इज मेंट बाय यूसीडी इन एचसीआई, यूसीडी इन एचसीआई भी हमने जो है वो टॉपिक के अंदर ही डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो डिज़ाइनिंग है, सिस्टम फोकस किस पे करेगा, वो यूज़र की नीड्स पे, वांट्स, उसका क्या चाहता है उसकी फीडबैक पे बाद ही हम जो है वो सिस्टम बनाते हैं ना यहाँ पे। तो लिमिटेशंस एंड यूज़र्स की देखी जाएंगी एट एवरी स्टेज ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। इट इंश्योर्स द सिस्टम इज़ यूज़फुल, इजी एंड इंजॉयबल फॉर यूज़र, ये मेन फोकस होगा। और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है टारगेट यूज़र से फीडबैक कलेक्ट करने के बाद, ठीक। आपने 3 बेनिफिट्स बताने हैं और साथ में उनके ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, पासवर्ड मैनेजर अगर आप यूज़ करते हो तो उसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स आपने बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बेनिफिट्स हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजर जो है वो जनरेट करता है यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और कम्प्लेक्स पासवर्ड होता है, ठीक है। और ऑटोफिल एंड ऑटो लॉगिन, मतलब ऑटोफिल जो है वो सेव कर देगा टाइम को और एफर्ट को आपकी, जब आप लॉगिन करना चाहोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये काम जो है वो कर देता है, लॉगिन ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड और वो यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा आपका। और दूसरा टाइम सेविंग है, पासवर्ड मैनेजर कीप ट्रैक ऑफ मल्टीपल पासवर्ड्स एलिमिनेटिंग द नीड टू रिमेंबर देम, सबको याद नहीं करना पड़ता, इस तरह से आपका टाइम जो है वो बच जाता है, ठीक है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर पासवर्ड जो है वो मास्टर पासवर्ड जो है वो हैक हो जाता है, ये याद नहीं रहता, तो फिर ऑल जो पासवर्ड्स होंगे वो एट रिस्क बन जाएंगे, ठीक है, वो रिस्की हो जाएंगे। और डिपेंडेंसी, यूज़र जो है वो मास्टर पासवर्ड जो है वो भूल सकता है, तो इसलिए वो पूरे का पूरा जो है वो रिलाई किस पे करता है, मैनेजर पे रिलाई कर रहा होता है। तो अगर उसे भूल जाता है तो फिर इशू हो जाएगा, ठीक। आपने फीडबैक बतानी है, हाउ डज यूज़र फीडबैक कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन, इफेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन में कैसे ये हिस्सा डालती है, ठीक है, यूज़र की फीडबैक जो है। द आंसर इज़ के यूज़र फीडबैक कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन शो, सबसे पहले वर्ड यूज़र वांट, यूज़र क्या चाहता है, ये हेल्प करेगा डिज़ाइनर को कि क्या बिल्ड करना है मुझे, फिक्स प्रॉब्लम्स, यूज़र की पॉइंट आउट होंगी बग्स एंड प्रॉब्लम्स जो यूज़र को फेस करनी पड़ सकती हैं, कंफ्यूजिंग जो पार्ट हो गया वो, ठीक है, पता चल जाएगा आपको फीडबैक से। मेक्स यूज़र हैप्पी, इससे क्या होगा कि आप लिसनिंग टू यूज़र्स इम्प्रूव देयर एक्सपीरियंस उसका बेटर होगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको हैप्पी फील करा रही हैं। हेल्प इम्प्रूव द सिस्टम, सिस्टम को जो इम्प्रूव करने के लिए जो है हेल्प मिलती है, फीडबैक हेल्प मेक द सिस्टम बेटर ओवर टाइम।
इम्प्रूव फीचर्स। और इसमें जो फीडबैक जब हम यूज़र से गेट करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपने ऐप इंस्टॉल की होती है उसके कमेंट्स में दिया हुआ होता है, ठीक है, उसके कमेंट्स होते हैं, आप कमेंट्स में जाके देखते हैं तो उस हिसाब से वही फीडबैक होती है ना, तो उस हिसाब से फिर जो फीचर्स वगैरह हैं वो चेंज किए जाते हैं। फीडबैक शोज दैट यूज़र लाइक और want more of and help to develop the system better over time। फिर बेटर से बेटर जो चीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है जैसे यूज़र की डिमांड होती है उस हिसाब से। आपने एग्जांपल बतानी है, एग्जांपल ऑफ हाउ यूज़र फीडबैक लेड टू डिज़ाइन चेंज। ऊपर जस्ट आपने कंट्रीब्यूशन बताई है, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल प्रोवाइड करनी है। यूट्यूब्स ऑटो प्ले, तो पहले क्या था कि ऑटोमेटिकली प्लेड द नेक्स्ट वीडियो इन अ प्लेलिस्ट और सजेस्टेड वीडियो विच सम यूजर्स फाउंड डिस्ट्रैक्टिंग, यानी कि बाज़ औक़ात जो नेक्स्ट वीडियो आ रही होती थी वो ऑटो प्ले हो जाती थी, इससे जो है वो यूज़र को मसला होता था, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था वो, तो जो भी प्लेलिस्ट में होती थी। अब उनकी जो फीडबैक है उनका कमेंट, उसके बाद इन्होंने क्या किया, विजिबल टॉगल बटन लगा दिया फॉर ऑटो प्ले, कि ऑटो प्ले करना है या नहीं करना है, ठीक है। ऊपर आपके पास ऑप्शन टॉगल जो है वो दिया हुआ होता है, और टॉप पे, राइट टॉप पे, तो आप उसको एनेबल या डिसेबल करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। दिस गिव्स द यूज़र मोर कंट्रोल ओवर देयर व्यूइंग एंड रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन। इस तरह से उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसका एक और आंसर आपको मैं शो कर देती हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास है कि टिकटॉक वीडियो लेंथ जो है वो इंक्रीज़ की है उन्होंने, ठीक है। टिकटॉक जो है वो इनिशियली 15 सेकंड्स की थी। यूज़र जो है वो चाहते थे कि लंबे टाइम के लिए वो स्टोरीज़ और वो कम्प्लेक्स कंटेंट जो है वो शेयर कर सकें, तो उनकी फीडबैक के बाद अब ग्रेजुअली जो है वो मैक्सिमम वीडियो लेंथ कर दी गई है 60 सेकंड्स की, और 3 मिनट्स इवेंचुअली लॉन्गर, उससे ज़्यादा भी की जा सकती है, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो द प्लेटफॉर्म अट्रैक्टेड वाइडर रेंज ऑफ कंटेंट क्रिएटर एंड इंक्रीज यूज़र एंगेजमेंट। इस तरह से यूज़र एंगेजमेंट भी इंक्रीज़ होगी और ये प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होगी वीडियो लेंथ को इंक्रीज़ करने से, ठीक है। गिव टू कंसिडरेशंस फॉर डिज़ाइनिंग एक्सेसिबल सिस्टम फॉर यूज़र विद डिसेबिलिटीज़ के साथ यूज़र की जो डिज़ाइन करना है उन्होंने सिस्टम, उसके लिए दो कंसिडरेशन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो बतानी है। दो कंसिडरेशंस में सबसे पहले प्रोवाइड कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो के लिए ट्रांसक्रिप्ट और जो वीडियोस हैं उनके लिए कैप्शन प्रोवाइड किया जाए, कैप्शन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो यूज़र्स हैं जैसे कि डेफ और जिनको सुनाई नहीं देता वो इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है उससे ही समझ जाएं, उससे ही अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस बारे में जो है वो वीडियो है, ठीक है। नीचे आपने देखा होगा ना, लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है, तो वो हेल्प करता है जो डेफ और हियरिंग प्रॉब्लम पर्सनस होते हैं उनके लिए। प्रोवाइड अल्टरनेट टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन, इंश्योर दैट ऑल नॉन टेक्स्ट कंटेंट जो होगा जैसे कि इमेज है, इन आइकन, वीडियो, चार्ट वगैरह, उसमें अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ताकि जो स्क्रीन रीडर्स हैं जिनको जो स्क्रीन रीडिंग पे रिलाई करते हैं उनके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो और विजुअल एलिमेंट्स का पर्पस जो है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट 3 फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स जो है वो सजेस्ट करने हैं दैट शुड इंक्लूड इन अ न्यू एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जो है वो जो बेस्ट होंगे टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी फॉर यूज़र विद डिसेबिलिटीज़ के साथ जो यूज़र के लिए एक्सेसिबिलिटी एनहेंस करना करेंगे, मतलब, ठीक है। ऐसी ऐप्स जो एजुकेशनल ऐप सॉफ्टवेयर ऐप्स जो है वो आपने यहाँ पे सजेस्ट करनी है, 3 फीचर्स उसके यानी कि बताने हैं आपने ऐसी ऐप के लिए। हाँ जी, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको बनाते हुए एजुकेशनल सॉफ्टवेयर टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी फॉर यूज़र विद डिसेबिलिटी? कंसिडर द फॉलोइंग: text to speech functionality, allow user to listen to text content benefiting those with visual impairment or reading difficulty। जिनको रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है या विजुअल इम्पेयरमेंट के बंदे हैं उनके लिए टेक्स्ट को स्पीच की फॉर्म में जो है वो अलाउ कर देना चाहिए। अलाउ यूज़र टू लिसन, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको
सुनने के लिए जो है वो अलाउ करना चाहिए, मतलब बोल के भी वो बताए साथ में कि ये टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कस्टमाइजेबल डिस्प्ले ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसका कलर स्कीम, कंट्रास्ट और फॉन्ट साइज जो है वो एडजस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए यूज़र्स को, ताकि वो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकें। विजुअल इम्पेयरमेंट इस तरह से उनकी हेल्प हो जाएगी। कीबोर्ड नेविगेटेबल इंटरफेस ensures the interface can be navigated using only a keyboard, benefiting user with mobility or dexter impairment। dexter impairment या mobility के प्रॉब्लम है उनको, तो वो उनके लिए फ़ायदा होगा कि सिर्फ कीबोर्ड से ही उनको अलाउ किया जाए कि वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें या इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास सबसे पहले डिस्क्राइब हाउ एक्सेसिबिलिटी चैलेंज इम्पैक्ट द यूजिबिलिटी ऑफ डिजिटल system and provide examples of improvement that can address these challenges। इन challenges को address कैसे करेगा, इसमें एग्जांपल भी बतानी है, और जो एक्सेसिबिलिटी challenges हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं यूजबिलिटी को, वो भी हमें बताना है। हाउ एक्सेसिबिलिटी चैलेंज अफेक्ट द यूजबिलिटी ऑफ सिस्टम, डिजिटल सिस्टम। सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि एक्सेसिबिलिटी challenges make digital system harder or impossible to use for people with disabilities and it can significantly impact user with disabilities। यानी कि जो एक्सेसिबिलिटी है चैलेंजेस है उसमें मुश्किल हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए जो डिसेबल पर्सन है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी उनमें इम्पेयरमेंट है, चाहे वीएन से रिलेटेड है या कोई उनको क्या कहते हैं मूवमेंट से रिलेटेड, हीयर से रिलेटेड, कुछ भी इस तरह की डिसेबिलिटी है तो उनको मुश्किल होती है, इम्पॉसिबल होता है उनके लिए इंटरेक्ट करना जो है, ठीक है, एक्सेस करना डिजिटल सिस्टम को। तो इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट यूजर्स विद डिसेबिलिटीज़। अब बारी बारी हम देख लेते हैं किस तरह से पीपल विद वीएन, अगर वीएन प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसमें क्या होता है कि सिस्टम जो है वो उसके स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल होते हैं और जो कंट्रास्ट है वो भी पुअर होता है और कोई स्क्रीन रीडर सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो जिससे जो ब्लाइंड पर्सन या लो विजन के पर्सन है वो उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है, चैलेंज इशू। पीपल विद हियरिंग लॉस जिसको होता है तो उस में क्या होता है कि वीडियोज़ और साउंड जो होते हैं उसमें कोई कैप्शन, कोई विजुअल क्यूज़ नहीं होते। ठीक है, और उन्हें हियरिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जस्ट हियरिंग कंटेंट दिया हुआ है। तो पीपल हु आर डेफ, जो डेफ पर्सन होंगे और जो जिनको सुनने में मसला होगा वो जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन नहीं सकते। ठीक है, पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिन को प्रॉब्लम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में है, फिजिकली कोई हैंड या कुछ भी ऐसा, तो इफ़ सिस्टम नीड्स फास्ट क्लिक्स करना चाहता है या ड्रैगिंग या प्रिसाइज मूवमेंट्स करना चाहते हैं तो यूज़र विद लिमिटेड मोबिलिटी में स्ट्रगल टू यूज़ इट, उसको यूज़ करने में भी उसको प्रॉब्लम होगी। पीपल विद लर्निंग और थिंकिंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग या थिंकिंग डिफ़िकल्टी है उनको तो कॉम्प्लिकेटेड लेआउट दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स वर्डिंग यूज़ की हुई होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है उनको, तो वो लर्न करना और उनको थिंक करना इसके बारे में मुश्किल होगा, उनको पिक करना, अंडरस्टैंड करना जो मुश्किल होगा। ठीक है, तो पीपल लास्ट है पीपल इन टेम्प्रेरी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टेम्प्रेरी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसमें पीपल को मसला होता है कि मतलब लाइटनिंग बैड है या लाउड इन्वायरमेंट्स हैं या इंजरीज हैं, कैन आल्सो मेक यूजिंग अ सिस्टम हार्डर फॉर एनीवन, नॉट जस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा हो कि इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो तब भी उनको मसला आ जाता है, अगर बैड लाइटनिंग यूज़ हुई भी है या लाउड इन्वायरमेंट आ रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। तो इम्पैक्ट क्या है कि इफ़ डिजिटल सिस्टम इज़ नॉट एक्सेसिबल तो इट बिकम्स हार्डर और फ्रस्ट्रेटेड फॉर पीपल टू यूज़ इट। ठीक है, तो ये चैलेंजेस आपके पास आगे और नेक्स्ट पार्ट के एग्जांपल हमने बतानी थी। तो जो इम्प्रूविंग चैलेंजेस के लिए एग्जांपल्स हैं वो अगर वीएन प्रॉब्लम है तो उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहिए इमेजेस के लिए और हाई कंट्रास्ट होना चाहिए यूज़र्स के लिए, ताकि लो विजन के जो लोग हैं उनको बटन्स के साथ क्लियरली टेक्स्ट भी लिखा होगा तो समझ आ जाएगी। हियरिंग लॉस है अगर तो उनको कैप्शन ऐड करने चाहिए वीडियोस के साथ और विजुअल अलर्ट्स यूज़र्स को देने चाहिए ताकि ऑडियो कंटेंट वो अंडरस्टैंड कर सकें।
अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो कीबोर्ड नेविगेशन जो है वो अनेबल होना चाहिए और बटन्स लार्ज होने चाहिए, स्पेस होनी चाहिए यूज़र मूवमेंट के लिए, ताकि जो माउस अगर नहीं भी यूज़ कर सकते वो, तो हैंड मूवमेंट अगर उनकी लिमिटेड है तो वो इजीली जो है वो उस कीबोर्ड नेविगेशन की वजह से इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हैं तो उसके लिए क्या है कि सिंपल क्लियर लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए और ताकि इंस्ट्रक्शन जो है अंडरस्टैंड की जा सके। ठीक है, इस तरह से ये हर पॉइंट के हवाले से भी आप जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ आपके पास एग्जांपल इन अदर वर्ड्स के बाय एडिंग थिंग्स लाइक alt text or caption, keyboard support and simple language you make a digital system easier for everyone to use including people with disabilities। किसी किस्म की भी डिसेबिलिटीज़ होगी तो उसमें आर्ट टेक्स्ट होगा, कैप्शन, कीबोर्ड जो सपोर्ट है और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके हम सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम को हर एक के लिए इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन HCI डिज़ाइन, एक्सप्लेन ईच एलिमेंट्स रोल इन क्रिएटिंग इफेक्टिव इंटरेक्टिव सिस्टम। तो 4 एलिमेंट्स आपने बताने हैं यहाँ पे। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे वो हैं आपके पास। सबसे पहले यूज़र है। यूज़र क्या होता है कि अंडरस्टैंड करता है, मतलब यूज़र मेन एलिमेंट होता है कि उसी के लिए जो है वो सिस्टम बनाया जा रहा है, तो उसका गोल क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या चाहता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यूज़र आर सेंटर ऑफ HCI ऑब्वियसली। तो दे डिसाइड, वही डिसाइड करता है कि सक्सेसफुल सिस्टम किस तरह से हो सकता है और क्या क्या चीज़, उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसी हिसाब से फिर वो जो सिस्टम है वो बनाया जाएगा, डिज़ाइन उसी तरह से किया जाएगा। टास्क एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म करनी है उसने, ठीक है, वो कंप्लीट जो करनी है एक्शन। सिस्टम शुड हेल्प यूज़र कंप्लीट देयर टास्क क्विकली एंड इजीली। डिज़ाइनर्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यूज़र्स वांट टू डू एंड मेक इट स्मूथ होना चाहिए और जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहता है वो इजीली परफॉर्म और क्विकली कर पाए। इंटरफेस, जो सिस्टम के का इंटरफेस है, मतलब उसमें किस किस्म के बटन्स यूज़ हुए हैं, किस किस्म के जो आइकन्स हैं वो यूज़ हुए हैं। टास्क में आपके पास क्या आ जाएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसने, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग है या दिस एंड दैट। तो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो अच्छा, उसके बाद आपके पास इंटरफेस है। इंटरफेस में आपके पास द पार्ट ऑफ सिस्टम थ्रू विच द यूज़र इंटरेक्ट, यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ, इसमें बटन्स, आइकन्स और स्क्रीन ये सारा आ जाता है। ठीक है, तो हाउ इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड क्लियर और सिंपल आपके पास जो इंटरफेस है वो यूज़ किया जाए तो यूज़र के लिए आसानी होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट, किस सिचुएशन में जो है वो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, क्या इस सिस्टम को उस एनवायरनमेंट में या सिचुएशन में यूज़ करना पॉसिबल भी है कि नहीं, या करना चाहिए या नहीं। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में अगर वो यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक मोबाइल में यूज़ करता है, नॉइसी एरियाज़ हैं या वर्क सेटिंग्स हैं तो इफेक्ट पीपल यूज़ सिस्टम्स। डिज़ाइन मस्ट मैच द रियल वर्ल्ड सिचुएशन को मैच करना चाहिए। और एग्जांपल है लास्ट में आपके पास क्या, डिज़ाइनिंग अ हॉस्पिटल सिस्टम। एग्जांपल भी साथ में पूछी हुई थी। तो बाय ऑब्जर्विंग डॉक्टर ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि अगर हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो ऐसा आप डिज़ाइन करो कि उसमें ऑब्जर्व करो डॉक्टर को, नर्स को, कि वो किस तरह से हेल्प करते हैं सिस्टम की, सूटेड टू देयर नीड्स एंड वर्किंग सिचुएशन, और उनकी वर्किंग सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसके नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जाए। एक्सप्लेन द एथिकल कंसिडरेशन इन HCI विद एग्जांपल। Why are these considerations important in design and deployment of computing system? कंप्यूटिंग सिस्टम की डिप्लॉयमेंट और डिज़ाइनिंग में कौन सी कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट हैं और क्यों हैं, ये एक्सप्लेन करना है। एथिकल कंसिडरेशंस को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है। तो इसकी आंसर में आपके पास सबसे पहले तो एग्जांपल देंगे हम। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशंस अच्छे HCI में सबसे पहले तो एथिकल कंसिडरेशंस आपके पास आ जाती हैं कि प्राइवेसी है, कि एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, बायस एंड फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। तो बारी बारी इसको विद एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइवेसी है कि प्रोटेक्ट यूज़र पर्सनल डाटा एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डाटा कलेक्शन एंड यूजिबिलिटी। डाटा कलेक्शन एंड यूजिबिलिटी में जो आपके पास इंश्योर करना कि आप उसका पर्सनल डाटा जो है वो प्राइवेट रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, यानी कि डाटा कलेक्शन अगर किया जा रहा है तो वो किस मकसद के लिए किया जा रहा है वो इंश्योर हो, प्राइवेट रहे। ठीक है, एक तो उनको पता हो यूज़र्स को और दूसरा प्राइवेट रहे। सोशल मीडिया
platform should clearly explain what data is it collects, why it needs this data and how it will be used, किस तरह से इसको यूज़ भी किया जाएगा, ये भी सब कुछ क्लियर होना चाहिए। Accessibility design system accessible to diverse user population include people with disabilities, हर एक के लिए accessible होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी डिसेबल कोई किसी भी किस्म का डिसेबल पर्सन है। वेबसाइट दैट नॉट सपोर्ट स्क्रीन रीडर्स एक्सक्लूड विजुअल इम्पेयरमेंट यूजर्स, विजुअल इम्पेयरमेंट यूजर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे अगर यहाँ पे स्क्रीन रीडर सपोर्ट नहीं हो रहा तो, ठीक है। बायसनेस अगर और बायस और फेयरनेस है तो एल्गोरिदम ट्रेंड ऑन बायस डाटा कैन रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी आ जाएगी अगर बायसनेस शामिल की जाएगी तो। हायरिंग टूल यूजिंग एआई माइट फेवर मेल कैंडिडेट्स, यानी एआई को हायर किया जाए तो वो मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इफ़ ट्रेंड ऑन बायस हिस्टोरिकल हायरिंग डाटा, अगर वो जो है वो एआई इस तरह से ट्रेन किया गया है, बिल्ट इस तरह से बनाया गया है इस तरह से, तो ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सिस्टम वर्क एंड मेक डिसीजंस, कैसे जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लेनेशन, ट्रांसपेरेंसी में आ जाता है कि सिस्टम कैसे प्रोवाइड करता है और डिसीजंस कैसे लेता है कि लोन एप्लीकेशन अगर डिनाई की है किसी एल्गोरिदम ने तो यूज़र शुड रिसीव एन एक्सप्लेनेशन कि ये लोन जो है वो क्यों डिनाई किया गया है, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट यूज़र डाटा, यूज़र का डाटा जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, कोई तीसरा बंदा, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई इलीगल पर्सन जो है उसको यूज़ नहीं कर सके, ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, एक्सेस ना कर सके। प्योरली सिक्योर्ड जो सोशल नेटवर्क होगा मे एक्सपोज यूज़र डाटा टू हैकर्स, हैकर्स के तरफ जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट कि वाई एथिकल कंसिडरेशंस आर इम्पॉर्टेंट है एचसीआई, एथिकल कंसिडरेशंस में एथिक्स गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम दैट डोंट एक्सप्लॉइट यूजर्स को एक्सप्लॉइट ना करता हो, एथिकल डिज़ाइन एनहांस यूजर ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, फेयर और एक्सेसिबल सिस्टम इंश्योर ब्रॉडर पार्टिसिपेशन एंड सोशल इक्वालिटी। इसके अलावा इग्नोरिंग द एथिकल नॉर्म्स कैन लीड टू लॉ सूट रेगुलेशंस एंड पब्लिक रिएक्शंस, डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स आर एजेंट्स ऑफ पावरफुल टूल्स, एथिकल अवेयरनेस इंश्योर्स दैट देयर पावर इज़ यूज्ड फॉर गुड, अच्छे के लिए उसकी पावर्स जो है वो यूज़ होनी चाहिए। एक तो एथिक गाइड्स की बात हो रही है यहाँ पे कि सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से गाइड होनी चाहिए कि वो यूज़र की नीड को एक्सप्लॉइट ना करे और इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए कि यूज़र का ट्रस्ट बिल्ट हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट रहे और इस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए कि फेयर और एक्सेसिबल सिस्टम हो कि जो पार्टिसिपेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सके और सोशल इक्वालिटी भी बीच में शामिल हो, इक्विटी हो, ठीक है, और एथिकल नॉर्म्स को इग्नोर करना चाहिए जो कि पब्लिक रिएक्शन का बायस बनेंगे। डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स जो हैं वो एजेंट्स होंगे, जाहिर सी बातें होते हैं पावरफुल टूल्स के, तो वो अवेयर होने चाहिए कि अपनी पावर्स का कि अच्छे कामों के लिए इसको यूज़ करें। यू आर डेवलपिंग न्यू software tool for more team collaboration, what usability and security feature would you integrate to support efficient teamwork while protecting sensitive data, ठीक, तो इसका आंसर आपके पास सिंपल, फॉर अ रिमोट टीम collaboration tools it's essential to balance usability to enhance productivity और security और जो क्या कहते हैं यूज़बिलिटी है उसको बैलेंस रखना चाहिए। अगर टीम कोलैबोरेशन टूल के लिए जाहिर सी बात है सेंसिटिव डाटा भी हो जो सिक्योर रह सके और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहांस हो सके, तो उसके लिए यूज़बिलिटी फ़ीचर क्या है कि सॉफ्टवेयर शुड कंसिस्ट ऑफ रियल टाइम कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और कोलैबोरेशन और टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए एंड फाइल शेयरिंग, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और इंट्यूटिव इंटरफेस होना चाहिए। यूज़बिलिटी फीचर्स में ये आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स मतलब लाइक एंड टू एंड इंक्रिप्शन बीच में शामिल हो, इस तरह का बनाया जाए सिस्टम कि ये आपके पास सिक्योरिटी डाली जाए, MFA सिक्योरिटी यानी कि मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की डाली जाए, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल
डाला जाए, एक्सेस कंट्रोल, डाटा बैकअप रखा जाए, और डाटा बैकअप एंड रिकवरी भी इसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे टीम वर्क को, और सेंसिटिव डाटा जो है वो प्रोटेक्ट होगा, और कोलैबोरेशन टीम की जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होगा, सिक्योर होगा। ठीक है, एग्जांपल जूम की है। जूम कंबाइन, अब यूजेबिलिटी यहाँ पे क्या है कि हाई क्वालिटी वीडियो मीटिंग होती है, और शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग होती है, और रियल टाइम चैट जो है वो यहाँ पे होती है, और सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन और मीटिंग लॉक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर वर्चुअल मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशंस। तो ये जो है वो एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, योर टास्क विद डिज़ाइन एंड ई कॉमर्स वेबसाइट, the site must be both user friendly and secure. List three features you would include to achieve this balance and explain why. To design a user friendly and secure e-commerce website, तो क्या क्या उसमें थ्री फीचर्स होने चाहिए, सिंपल लेआउट हो, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो, और MFA में शामिल हो। मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज़ भी शामिल होने चाहिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो भी 3 करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपल लेआउट का क्या मतलब है कि सिंपल चेकआउट प्रोसेस होने चाहिए, यानी कि गेस्ट चेकआउट किस तरह से करें, मिनिमल स्टेप्स होने चाहिए, और यूजेबिलिटी एनहांस होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, HTTPs इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट सेंसिटिव यूज़र डाटा ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन के दौरान जो है वो अगर इंक्रिप्शन लगाया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड होगी। HTTP इंक्रिप्शन होना चाहिए। MFA मतलब ऐड करें एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड जस्ट जस्ट पासवर्ड ना हो, बल्कि एक्स्ट्रा एक और लाइक 2FA हो गया। ठीक है, हेल्पिंग प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू यूज़र अकाउंट्स। और क्लियर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रिव्यूज़ मतलब डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी। और इसके अलावा 3 फीचर्स में ये है कि कस्टमर रिव्यूज़ जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो ट्रस्ट बिल्ड करे, और डिसीजन, परचेजिंग डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म हो। और एग्जांपल की बात करें, गूगल्स 2FA प्रोसेस लगाते हैं वो, जहाँ पे यूज़र्स जो है वो एंटर करते हैं पासवर्ड, और वेरिफिकेशन कोड मांगा जाता है फ़ोन पे जो सेंड किया जाता है, और इससे सिक्योरिटी भी इंश्योर होती है, और वाइल बीइंग यूज़ जो इजीली यूज़र्स जो हैं वो यूज़ भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गूगल्स 2FA प्रोसेस जो है वो बड़ा अच्छा होता है कि काम भी कर सकते हैं, और वो अपना सेटिस्फेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी भी इंश्योर रहती है। Discuss the trades-off between usability and security in computing system. Provide examples of how these trades-off might manifest in real life, real world applications. तो सबसे पहले तो हमने ये यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में बताना। ट्रेड ऑफ ये तो जो आपकी बुक में बना हुआ था टेबल वही आ जाएगा। ठीक है, trades-off between usability and security in computing system. There's often a trade-off between usability and security. दोनों होने चाहिए। दोनों क्या होते हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा डाउन हो जाता है, दूसरा इंक्रीज़ करते हैं तो एक डाउन हो जाता है। यानी कि मोर सिक्योरिटी मेजर्स कैन मेक अ सिस्टम मोर कम्प्लेक्स। सिस्टम कम्प्लेक्स यूज़ करना जो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, यूजेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अगर हम सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हैं, तो लाइक इन MFA या 2FA स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह। ठीक है, और अगर ऑटो लॉगिन या वीक पासवर्ड्स की बात करें तो वो सिस्टम को ईजी बनाता है, यूजेबिलिटी उसकी बेटरती है, लेकिन हैकिंग के चांसेस ही मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे रिस्क सिक्योरिटी का आ जाता है, सिक्योरिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कन्वीनियंट एंड सिक्योर बट मे रेज प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न का यहाँ पे मसला आ जाता है। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल आपके पास क्या है कि कैप्चा प्रिवेंट bots but can frustrate user with complex images। complex images के साथ जो है वो frustration होती है यूज़र्स को। ठीक है, ये bots प्रिवेंट करता है, लेकिन यहाँ पे images की complexity वजह से प्रॉब्लम आती है मतलब। और अगर हम बेस्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो दोनों को जो है वो ऐसा डिज़ाइन हमें करना चाहिए, यूज़र एजुकेशन और अडॉप्टिव टेक्नोलॉजी थॉटफुल डिज़ाइन के थ्रू हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं और बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5 and 7 क्वेश्चन रिपीटेड है।
और एट्थ क्वेश्चन आपके पास, हाउ डू सिक्योरिटी मेजर्स लाइक MFA एंड एक्सप्लेन एंड एनक्रिप्शन इम्पैक्ट यूजेबिलिटी एंड हाउ कैन डिज़ाइनर्स बैलेंस ट्रेड्स ऑफ दिस ट्रेड ऑफ। तो MFA जो है लाइक उसकी सिक्योरिटी मेजर किस तरह से होगी, और एनक्रिप्शन को कैसे यूजेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है। मतलब ये एग्जांपल पहले ऊपर तो जस्ट आपसे एग्जांपल मांगी थी, यहाँ पे आप एग्जांपल जो है वो शो कर दी है कि MFA और एनक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है यूजेबिलिटी कैसे इम्पैक्ट हो रही है और सिक्योरिटी मेजर कैसे करता है ये, और हाउ कैन डिज़ाइनर बैलेंस दिस, और इसको बैलेंस डिज़ाइनर कैसे कर सकते हैं ये भी बताना। ठीक है, तो ये सिंपल आंसर। इम्पैक्ट्स ऑन यूजेबिलिटी की बात करें हम तो एडेड स्टेप्स, MFA रिक्वायर एक्स्ट्रा मतलब वेरिफिकेशन स्टेप ऐड करता है ये, और पोटेंशियल इसका जो है वो लॉगिन प्रोसेस का स्लो डाउन हो जाता है। और कम्प्लेक्सिटी इंक्रिप्शन जो है वो मे रिक्वायर यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज एनक्रिप्शन कीज एंड सर्टिफिकेट्स और एनक्रिप्शन प्रोसेस मैनेज करना अंडरस्टैंड करना यूज़र के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और बैलेंस इसमें कैसे किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जाए यूज़र एक्सपीरियंस के विद इंटरेटिव इंटरफेस इस तरह का, और क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा लो फ्रिक्शन अगर मेथड यूज़ किया जाए लाइक बायोमेट्रिक MFA या ऑटोमेटिक एनक्रिप्शन यूज़ किया जाए बैकग्राउंड में, तो वो आपको जो है वो बैलेंस कर देगा दोनों में। ठीक है, डिज़ाइनर्स को इस तरह का बैलेंस जो है वो सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी करना चाहिए कि मेजर इम्प्लीमेंट करें इस तरह के कि ये वो इफ़ेक्टिव भी हो और यूज़र फ्रेंडली भी हो। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग ट्रेड्स ऑफ भी बता दिया और साथ में इम्पैक्ट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए दोनों के, MFA का भी और एनक्रिप्शन का भी हमने बता दिया। जस्ट यहाँ पे आपको कहा गया था ना कि लाइक MFA के लिए आपको बोला गया था सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी में यूजर्स लाइक MFA एंड एनक्रिप्शन जो है वो कैसे इम्पैक्ट करती है यूजेबिलिटी को। ठीक है, तो वो भी बता दिया, और साथ में डिज़ाइनर को बैलेंस कैसे करना चाहिए वो भी बता दिया। होप्स आपको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।